हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। सबसे पहले बहुत 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 सॉरी कि भैया मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर वीडियो नहीं डाल पाया या लाइव नहीं ले पाया। एक्चुअली प्रॉब्लम बस इतनी सी थी क्योंकि मैं बैंगलोर आया हुआ हूँ। ऑफिस में लगातार 2 दिन से ऑफिस 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 चल रहा है। और जैसे कि आपको आरंभ का इवेंट पता है, तो अभी आरंभ के इवेंट के लिए भी प्रिपरेशन चल रही है। इनफैक्ट आज भी ये क्लास नहीं होने वाली थी, बट मैंने एटलीस्ट 1 घंटा साइड निकाल के मैंने बोला चलो यार एटलीस्ट रिकॉर्डिंग कर लूँ, जिससे बच्चों की पढ़ाई ना रुके। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग एटलीस्ट शुरू कर दी। अब पहले पार्ट में अगर आपको पता हो, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में जब इस चैप्टर का किया था तो रजिस्टर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आज हमारी कहानी शुरू होगी रिटर्न वाले पोर्शन से। तो चलिए सर, रिटर्न वाले पोर्शन से अपनी कहानी शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 92, यूनिट नंबर 2, रिटर्न्स। देखो सर, यहां पर कौन सी रिटर्न के बारे में बात कर रहा है? यहां बात कर रहा है एनुअल रिटर्न के बारे में। बेसिकली एनुअल रिटर्न होता क्या है? एनुअल रिटर्न एक समरी ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि भैया आपने पूरे साल एज अ कंपनी क्या किया है। ठीक है, तो ये समरी सेक्शन नंबर 92 में होती है। इनफैक्ट आज चैप्टर 7 के आप लोगों ने 1 बजे भी मैंने क्लास कराई। तो चैप्टर नंबर 7 की जो 1 बजे क्लास हुई, उस क्लास में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की। इनफैक्ट हम लोग ने ये बात डिस्कस की कि कैसे ये मतलब इन द सेंस कि ये कहानी आगे होती है कि एनुअल रिटर्न कितने दिन में सबमिट किया जाता है, कब किया जाता है, करना है नहीं करना है, क्या कहानी है। तो कहानी ये है कि कंपनी को 60 डेज एजीएम खत्म होने से 60 दिन के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। ये एनुअल रिटर्न कंपनी को किसको करना है? टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हु इज द आरओसी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी स्मॉल कंपनी और अदर कंपनीज में फर्क क्या रखा गया मैं बताता हूं। एनुअल रिटर्न देना दोनों को है। अब स्मॉल कंपनी ए है, मतलब कंपनियों में एक अलग लेवल पे जाती है, तो स्मॉल कंपनी का फॉर्म भी अलग है। इसका फॉर्म है MGT 7A, अदर कंपनी का फॉर्म है MGT 7। ठीक है, तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए 7A है, अदर कंपनियों के लिए 7 है। इनको ये फॉर्म सबमिट किसको करना है? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो कंपनी सबमिट करेगी एनुअल रिटर्न आरओसी को। साथ ही साथ कंपनी को उसकी एक कॉपी अपने वेबसाइट पर भी डालनी है, और अगर हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है उसको प्रिजर्व करके रखना है 8 ईयर्स। रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स का लाइफ टाइम प्रेजेंटमेंट होता है, रजिस्ट्रार ऑफ डिवेंचर होल्डर्स लाइफ टाइम, रजिस्ट्रार ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर लाइफ टाइम। इनकॉर्पोरेशन के दौरान किए गए डॉक्यूमेंट्स का लाइफ टाइम। ठीक है, और लेकिन ये जो एनुअल रिटर्न है ये 8 साल तक किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 8 साल तक किया जाता है। कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में होगा क्या? ठीक है, एनुअल रिटर्न में होगा क्या? एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस होता है एंड द ऑफिस ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी, मेंबर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स का, प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन के नाम, उनकी कितनी मीटिंग हुई है और उनकी कितनी सैलरी है। 3 चीजें हैं, प्रमोटर, की मैनेजरियल पर्सन और डायरेक्टर के नाम, उनकी कितनी मीटिंग हुई, उनकी कितनी सैलरी है। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर एंड केएमपी। नेक्स्ट आता है पेनल्टी ऑन कंपनी एंड डायरेक्टर्स। इसीलिए एनुअल रिटर्न बेसिकली मांगा जाता है, जिससे ये दिखाया जाता है कि देखो ये लोग हैं एट पावर, जो लोग एट पावर हैं उनकी सैलरी इतनी है। इससे पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि वेदर डायरेक्टर्स जो पैसा कंपनी से सैलरी के नाम पर निकाल रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं। ठीक है, साथ ही साथ कौन कौन सी पेनल्टी लगी है कंपनी के ऊपर, इससे समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ पेनल्टी, अमाउंट ऑफ पेनल्टी देख के कि डायरेक्टर्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। अगर हमको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पेनल्टी है, इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टर्स का काम ठीक से हो नहीं रहा या डायरेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो वी कैन मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स। फिर आता है मैटर्स ऑफ कंप्लायंसेस एंड सर्टिफिकेट्स। कौन कौन सी चीजें कंप्लायंसेस है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स कंपनी ने अटेन किए हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर आता है शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा अगर कोई शेयर कंपनी होल्ड करती है तो कौन से शेयर है, क्या है, वगैरह वगैरह। अच्छा,
अब एनुअल रिटर्न जो कंपनी बनाएगी उस पर कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर होंगे, लेकिन ये कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर दो केस में होते हैं। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो या आप एक ऐसी कंपनी हो अनलिस्टेड हो, अनलिस्टेड कंपनी पर ऐसी कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ को क्रॉस करता है, ग्रेटर देन 10 करोड़, या टर्नओवर 50 करोड़ को क्रॉस करता है, मतलब 1:5 रेशियो। लिस्टेड को मैंडेटरी, बाकी दोनों के लिए 1:5 रेशियो, तभी कंपनी सेक्रेटरी से आपको सिग्नेचर कराना है, कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर। ये फॉर्म होगा MGT 8। देखो सर, एनुअल रिटर्न पे कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर इस चीज का प्रूफ होता है कि जो डेटा उसमें दिया है वो एक्यूरेट है। तो अगर फ्यूचर में जाके पता चलता है कि ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, लिटरली पेनल्टी लगाई जा सकती है, ऑफिसर पर लगेगी, ठीक है, 10,000 वन टाइम प्लस 100 पर डे प्लस 50,000 मैक्सिमम तक। कंपनी पर लगेगी 10,000 100 पर डे, उनके लिए मैक्सिमम है 2 लाख, और कंपनी सेक्रेटरी वाला अलग से 2 लाख खाएगा। सीए वाला मेरा 1-2 तो बच्चा है, खुश हो जाता है, पूछता सर कंपनी सेक्रेटरी को पेनल्टी कब लगेगी, अलग खुशी, ठीक है, अलग खुशी है बेचारे बच्चे की। तो ये आ गया 92 एनुअल रिटर्न कि ये तो बेसिस प्रोविजन हो गया सबमिशन सबमिशन के। अब बात आते हैं इंस्पेक्शन पर। सर रजिस्टर को रखना कहाँ है? रजिस्टर को रखा जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर आप चाहो तो SR इन GM पास कराने के बाद कोई ऐसी जगह पर भी आप रजिस्टर रख सकते हो जहां पे 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है। इनका इंस्पेक्शन कराया जाएगा, मेंबर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं फ्री में। एनी अदर पर्सन के लिए 50 रुपया फीस लगेगी। इंस्पेक्शन के आवर्स क्या है? एटलीस्ट 2 आवर्स एवरी डे, 2 घंटा एवरी डे। कंपनी रिफ्यूज भी कर सकती है इंस्पेक्शन या एक्सट्रैक्ट लेने को, प्रोवाइडेड कब, ठीक है, जब राइटफुल हो। अगर रॉन्गफुल रिफ्यूजल कंपनी करती है तो कंपनी और ऑफिसर दोनों को पेनल्टी लगेगा 1,000 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। और फिर लोग अगर चाहते हैं इंस्पेक्ट करना, कंपनी दे रही नहीं, हम लोग ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं और ट्राइब्यूनल कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि दो भैया इंस्पेक्शन के लिए। आप सोच रहे होगे आखिरकार ये रजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो सर, रजिस्टर ना आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस है। मतलब सर, अगर कोई ऐसा मैटर जो रजिस्टर में लिखा है कि करना है और कंपनी ने किया है, तो ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस है। ये इस चीज का प्रूफ है कि भैया कंपनी के पास एविडेंस है कि ऐसा कुछ हुआ है। इट इज अ प्रूफ, ठीक है। तो इंस्पेक्शन क्या मेंबर, डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर करेंगे। एनी अदर पर्सन फी 50 रुपीज, इंस्पेक्शन 2 आवर्स, एनी अदर पर्सन मतलब मेंबर्स के अलावा। 95 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यही ये बात करता है कि रजिस्टर में जो मैटर लिखा है वो प्राइमा फेसी एविडेंस है। व्हाट इज प्राइमा फेसी? फर्स्ट हैंड एविडेंस, कि अगर कोई चीज उस पर लिखी है, हम लोग मान लेंगे कि ये चीज कंपनी ने की है, इट हैज बीन डन, फर्स्ट हैंड एविडेंस। फर्स्ट हैंड एविडेंस है कि हाँ ये चीज कंपनी ने की है। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी वर्ड का मतलब बता देता हूं, जो देखने से पता चलता है। प्राइमा फेसी मतलब व्हाट इज विजिबल टू द आई, जो देखने से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अब देखो सर, इसके साथ आपका यूनिट नंबर 2 भी खत्म हो गया जो रिटर्न्स के बारे में बात करता था। अब आया सर यूनिट नंबर 3, मीटिंग्स। अब इसमें सर 3 के अंदर एक्चुअली 2 है, ठीक है। 2 है इन द सेंस, मतलब एक यहां पर फोकस इस चीज पर भी है कि मीटिंग के लिए क्या होना चाहिए, और एक है मीटिंग कब होनी चाहिए। जब मीटिंग कब होने की बात आती है तो सेक्शन 96 वगैरह वगैरह आता है, और मीटिंग के लिए क्या चाहिए वो है सेक्शन 100 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो सर कोई भी मीटिंग को वैलिड होने के लिए उसमें चाहिए CCC, चमन क्यूट क्यूट, CCC। C से मीटिंग प्रॉपरली कॉल्ड होनी चाहिए, C से मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए, और C से कंडक्टेड होनी चाहिए। कॉल्ड मतलब नोटिस सही टाइम पर होना चाहिए, कन्वीन मतलब प्रॉपर लोग प्रेजेंट होने चाहिए, कंडक्टेड मतलब उसके प्रोसीडियर्स सही से फॉलो होने चाहिए। तो कॉल्ड में 2 सेक्शन आते हैं, 101, 102। 101 नोटिस है, 102 बिजनेस है। कन्वीन्ड में 103, 104, 103 कोरम है, 104 चेयरमैन है। और कंडक्टेड में 105 से लेके 109
12 से लेके 17 और 121 डिस्कस करना है लेटर इन दी चैप्टर, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, हमेशा मैं बोलता हूं, और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। नॉर्मली रजिस्टर हम लोग को हमेशा 7 दिन में अपडेट करना पड़ता है, लेकिन दो ऐसे सरकमस्टेंसेस है जिसपे रजिस्टर 15 दिन में भी अपडेट होता है। कब? अगर कोई चार्जेस रजिस्टर कर रही है कंपनी, ठीक है, और अगर कंपनी कोई ज्वाइंट वेंचर में एंटर कर रही है और उसमें कंपनी को शेयर इशू करने पड़ रहा है, या रजिस्टर में कुछ डिटेल्स चेंज हो रही है, उस केस में चार्जेस एंड ज्वाइंट वेंचर। ओके तो सर ऑर्डिनरी बिजनेसेस को दो भाग में बांटा गया है अंडर सेक्शन 102। एक है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक है स्पेशल बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस में चार चीजें आती हैं। अड्डा, ADDA जनरली ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन सर कुछ ऐसी जगहों पर है जहां पर वो बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं आता, लेकिन फिर भी OR पास होता है। आई गिव यू सम एग्जांपल्स, जैसे कि DVR है, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का इशू, साथ ही साथ बोनस शेयर का इशू। अब ये सारी चीजों में क्या है, ये सारी चीजों में ये ऑर्डिनरी बिजनेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, तो आता है अड्डा, ADDA। सो A फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, D फॉर डायरेक्टर्स, D फॉर डिविडेंड, और A फॉर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो A से ऑडिटर को अपॉइंट करना है, D से डायरेक्टर अपॉइंट करना है, D से डिक्लेरेशन देना, और A से अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिर्फ यही कंसिडर किए जाएंगे ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट। इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेस हो वो स्पेशल बिजनेस होता है, और स्पेशल बिजनेस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। और क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो साथ में एक एक्सप्लेनेटरी नोटिस भी देनी पड़ती है बेटा। अब इस एक्सप्लेनेटरी नोटिस में आप ये बताते हो कि क्या मटेरियल फैक्ट्स हैं इस स्पेशल बिजनेस के, किस तरीके का, क्या नेचर है इस बिजनेस का, क्या कंसर्न है कि अब, और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं किसी डायरेक्टर का इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, इंफॉर्मेशन, और कहां पर ये, अगर यहां पर हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, उसका कोई अग्रीमेंट है, तो उस अग्रीमेंट को कहां पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। पेनल्टी कितनी लगेगी? 50,000 और 5 टाइम्स द बेनिफिट विच एवर इज हायर। 50,000 और 5 टाइम्स द बेनिफिट। मतलब क्या है इसमें कि अगर आप एक्सप्लेनेटरी नोटिस देना मिस कर गए, ठीक है, और आप स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करते हो, उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी विदाउट एक्सप्लेनेटरी नोटिस, अगर आपने स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट किया तो स्पेशल बिजनेस में कहां एक्सप्लेनेटरी नोटिस क्या चीज है? मटेरियल फैक्ट, नेचर ऑफ कंसर्न एंड इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। ये हो गए स्पेशल बिजनेस के टाइटल। अच्छा, अब आया 103 कोरम। कोरम सर, कोरम क्या होता है? कोरम प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर हैं, पब्लिक कंपनी के लिए कोरम ऐसा है कि अप टू 1000 मेंबर्स 5, 1000 से ज्यादा 5000 तक 15, और 5000 से ज्यादा 30। ये है कोरम। अच्छा, अब प्रॉक्सी वाले लोग कोरम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। कोरम मतलब होता है कितने लोग मीटिंग में होने चाहिए मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए। अगर मीटिंग 11 बजे शुरू हो रही है तो आधा घंटा के अंदर, मतलब 11:30 तक कोरम वहां पर अवेलेबल हो जाना चाहिए। और सर मीटिंग के थ्रू आउट कोरम रहना चाहिए इन द सेंस, अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है, मान लो अड्डा चल रहा है, अड्डा का A हो गया, ऑडिटर अपॉइंट हो गया, D हो गया, डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, लेकिन सर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाकी है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाकी है, साथ ही साथ क्या बाकी है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाकी है, साथ ही साथ आपका मान लीजिए अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाकी है, जो दोनों चीजों में है। ठीक है, ये 2 चीज बाकी है। अब अगर ये दोनों के टाइम में कोरम गायब हो गया तो पूरी मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी, सिर्फ ये 2 चीजें इनवैलिड हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये AGM है तो अगर ये पोस्टपोन होता है, तो जब ये पोस्टपोन होकर नेक्स्ट टाइम जाएगा, तो जब आप ये रख रहे हो, प्रोबेबिलिटी रूल्स में ये लिखा हुआ है कंपनी रूल्स के कि इट शुड बी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस अनटिल एंड अनलेस कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस ना हो जाए, जैसे मान लो अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन
जब भी आप नेक्स्ट टाइम करोगे उस भी डेट के पहले आपको तो एटलीस्ट 3 डेज पहले नोटिस देनी पड़ेगी मेंबर्स को कि भैया वो जो adjourn वहां पे हुई थी वो हम यहां करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर ये ईजीएम है मतलब मेंबर्स ने ये मीटिंग बुलाई है और तब ये मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, मतलब दोबारा मीटिंग होगी ही नहीं। ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, मान लो ये मीटिंग ट्राइब्यूनल द्वारा बुलाई गई है कि कंपनी ने एजीएम होल्ड ही नहीं करना था, ट्राइब्यूनल ने एजीएम होल्ड करवाया, उस केस में माइंड यू उस केस में ये जो मीटिंग है, ठीक है, ये जो मीटिंग है जो मीटिंग है ये अगर फर्स्ट टाइम कोरम नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम जितने लोग हैं दैट विल बी द रिक्विजिट कोरम, उतना ही काफी है। प्राइवेट कंपनी के केस में कोरम 2 होते हैं। ट्राइब्यूनल की मीटिंग में मान लो एक ही जन आया पहली मीटिंग पहली बार तो एडजर्न हुआ, दूसरी बार भी एक ही जन आया तो वही वैलिड कोरम। ठीक है। अच्छा मीटिंग को प्रेसाइड करने के लिए मतलब मीटिंग को चलाने के लिए मीटिंग में एक आदमी हेड होता है जो हेड करता है मीटिंग को, जो मेंबर्स ही अपने बीच से इलेक्ट करते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स, जिसको बोलते हैं मीटिंग का चेयरमैन। चेयरमैन के पास एक बहुत यूनिक पावर होती है कि अगर अगर वोट्स इन फेवर और वोट्स इन अगेंस्ट इक्वल हो गए तो उसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। सर ये आदमी तब तक मेंबर रहेगा मतलब चेयरमैन रहेगा जब तक लोगों ने ये नहीं बोला कि हमें कोई और चेयरमैन चाहिए एंड वी वांट पोल, वी वांट टू डिसाइड चेयरमैन बाय पोल एंड नॉट बाय शो ऑफ हैंड्स, तब तक यही चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। अच्छा प्रॉक्सी को मेंबर नहीं काउंट करते, कोरम में नहीं काउंट करते। प्रॉक्सी ना तो मीटिंग में बोल सकता है ना तो वोट कर सकता है अगर शो ऑफ हैंड्स हो तो, लेकिन पोल पर वो पोल डिमांड भी कर सकता है, पोल पर वोट भी कर सकता है। पोल डिमांड क्यों कर सकता है, वो डिमांड नहीं करेगा तो वो आया क्यों है? अपना हक मांग लेना चाहिए, ना मिले तो छीन लेना चाहिए। ठीक है। अगर मेंबर और प्रॉक्सी दोनों मीटिंग में वोट करे तो वोट किसका वैलिड माना जाएगा? प्रॉक्सी का, मेंबर का, सॉरी। अच्छा अब अगर मान लो प्रॉक्सी, एक आदमी कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? 50 लोगों का। एक आदमी या तो 50 लोगों का प्रॉक्सी बने या एक ऐसे मेंबर का जो 10% से 10% तक का कैपिटल होल्ड करता है। लेट्स से 1% 20% ऑक्यूपायर करता है, कंपनी का 20% होल्ड करता है, क्या वो प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकता? वो भी कर सकता है, बट फिर वो एक लौता प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। अच्छा ये प्रॉक्सी फॉर्म्स कंपनी को सबमिट करने होते हैं एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर प्रॉक्सी को वैलिड बनाने के लिए MGT 11। अब कोई मेंबर अगर इनको चेक करना चाहता है तो उसको 24 आवर्स पहले वो चेकिंग शुरू कर सकता है, जिसके लिए उसको कंपनी को एटलीस्ट 3 डेज नोटिस इन एडवांस देना होता है कि 3 दिन पहले वो रिक्वेस्ट कर लेगा कि 1 दिन पहले मैं चेक करूंगा, मतलब 3 डेज पहले वो रिक्वेस्ट करेगा, 2 दिन पहले मेंबर डालेगा और 1 दिन पहले मीटिंग के वो चेक कर सकता है। 3, 2, 1 ये 10% वाली बात जो मैंने बोली। लेकिन सर फिर एक 112 और 113 भी अमेजिंग सेक्शंस आते हैं। 112 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर की। अ रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ प्रॉक्सी। व्हाई एम आई सेइंग इट? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव के राइट अलग है, वो शो ऑफ हैंड्स पर भी वोट कर सकता है, वो मीटिंग में स्पीक भी कर सकता है और मीटिंग में उसको कोरम का पार्ट भी गिनते हैं। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करता है। ठीक है, वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करता है और क्योंकि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं, तो अब बात आती है, आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट कर लिया मीटिंग में, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब क्या बॉडी कॉर्पोरेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकता है? यस सर। क्या उसको मेंबर्स में गिनेंगे? द आंसर इज नो। कैन ही बी स्टॉप फ्रॉम वोटिंग? क्या उसको वोट करने से रोका जा सकता है? द आंसर इज नो, ही कैन बी वोटिंग। और सर एक और चीज समझना सर, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा बॉडी कॉर्पोरेट का, क्या है, 2 बॉडी कॉर्पोरेट का एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? हाँ, तो उसको 2 गिनेंगे कि एक कोरम के लिए 2। ठीक है, आइए सर, अगर एक शेयर होल्डर्स के राइट ऑफ वोटिंग रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है? वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, हाँ सर किया जा सकता है। कब? अगर उसका लियन ऑन शेयर्स कंपनी एक्वायर कर रही है तो, मतलब कंपनी ने उसके शेयर्स पर उसके राइट्स पे लियन लगा दिया।
अगर कॉल्स अनपेड है तो आप डिविडेंड जरूर रोक सकते हो, लेकिन वोटिंग राइट नहीं रोक सकते उसका। वोटिंग राइट सिर्फ तब रोक सकते हो अगर कंपनी का उसके ऊपर लियन है, लेकिन मतलब ये कंपनी पोजेशन रिटेन करती है। अच्छा, अब सेक्शन 114 आया, रेजोल्यूशन। देखो सर, दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल। वैसे तो एक और होता है जिसको बोर्ड रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में जीतने के लिए मोर देन 50% शुड बी कास्ट इन फेवर। स्पेशल रेजोल्यूशन में जीतने के लिए 3 times द वोट इन फेवर शुड बी दोज कास्ट इन अगेंस्ट। बोर्ड रेजोल्यूशन में जीतने के लिए मोर देन 50%। एसआर, कॉपी टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी इन 30 days। कॉपी डिलीवर करनी आरओसी को इन 30 days। ठीक है, ये याद रखना, हर रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के पास जानी चाहिए अंडर एमजीटी 14 में। हमने आपको आपके ग्रुप्स में इतनी सारी इमेज भेजी हैं जिसमें हमने आपको दिखाया है कि अगर 114 डेज, मतलब अगर ये एमजीटी 14 में डॉक्यूमेंट सबमिट ना किए जाए तो किस कदर की पेनल्टी लग सकती है कंपनियों पे, मैंने आपको भिजवाया है। ठीक है, अब यहां तक हम लोग इस सेशन को रखते हैं और कल ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, चैप्टर नंबर 7 यहां पर, और इसको एंड कर देंगे चैप्टर 7 को। ठीक है, टुमारो विल बी द लास्ट पार्ट। ओके गाइस, अब आया सर 118 सेक्शन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है? ये प्यार से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इसके ऊपर एक मीम भी देखा था मैंने, MOM, मॉम नहीं है ये, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। बेसिकली क्या है, हर मीटिंग में जो भी चीजें डिस्कस होती हैं, मींस बी इट एनीथिंग, ठीक है, जो भी मैटर्स डिस्कस होते हैं हर मीटिंग में, उन सबको ना एक पेपर पर लिखा जाता है। ठीक है, जिनको बुलाया जाता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और जो चेयरमैन होता है मीटिंग का, वो इस मिनट्स डे बुक को साइन करता है। ये बेसिकली एक रिकॉर्ड सर्व करता है, येट अगेन इट एक्ट्स एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट कि जैसे अगर मान लो कोई शेयर होल्डर एक मुद्दा उठाए या एक मेंबर एक मुद्दा उठाए कि ये मैटर मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ था, सो दिस एक्ट्स एज अ मेजर, ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई ये बात तो हुई है। ठीक है, ये बात तो हुई है, दैट एक्चुअल में दैट ये चीज दिखाई गई है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये बात है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहां पर ये मतलब समा दिखाते हैं या बताते हैं आपको कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल नहीं पड़ता कि भैया कोई मैटर डिस्कस हुआ है या मीटिंग में नहीं हुआ। ठीक है, वो मैटर का प्रूफ ये है कि वो मिनट्स डे बुक में लिखा है कि अगर कोई मैटर मिनट्स डे बुक में इंक्लूडेड है मतलब वो मैटर डिस्कस हुआ है, और अगर वो मिनट्स डे बुक में नहीं है मतलब वो मैटर डिस्कस नहीं हुआ है। सो द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी मैटर इन द मिनट्स डे बुक इज द प्रूफ ऑफ दैट मैटर बीइंग डिस्कस्ड, कि भैया ये डिस्कस हुआ है या इस बारे में बात हुई। अगर वो मिनट्स डे बुक में है मतलब डिस्कशन हुआ है, और अगर वो मिनट्स डे बुक में नहीं है मतलब डिस्कशन नहीं हुआ है, मतलब उस मैटर का डिस्कशन नहीं हुआ। दैट इज व्हाट आई मेंट। ओके, आ जाओ सर। तो ये तो बात हो गई सर मिनट्स डे बुक से रिलेटेड। ठीक है, अब ये चीज पे डिस्कशन है कि आखिरकार मान लीजिए सर मिनट्स डे बुक में मैटर डाल दिया, इसको साइन कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो कौन करेगा? एनी डायरेक्टर विच इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। सो एवरी कंपनी टू रिकॉर्ड ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑल मीटिंग्स, मिनट्स डे बुक टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसकी एक कॉपी मीटिंग खत्म होने से 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को भी देनी होती है, या कोई रेजोल्यूशन, हमें पता है इसमें वो भी इंक्लूड होता है। अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, मान लो कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑर्डिनरी हुआ या स्पेशल हुआ, उस रेजोल्यूशन में जो भी डिसीजन लिया गया है वो रेजोल्यूशन की भी डिटेल्स यहां पर इंक्लूड की जाती हैं। इवन दैट इज इंक्लूडेड। ठीक है सर, अगर चेयरमैन है तो चेयरमैन साइन करेगा। अगर इस मीटिंग का चेयरमैन नहीं है तो जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसका जो चेयरमैन होगा वो साइन कर देगा, या एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड कैन ऑल्सो साइन दिस।
ठीक है, एनी डायरेक्टर हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, वो भी इसको साइन कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेटेबल होना चाहिए, कोई भी डायरेक्टर भी साइन कर सकता है इसको। ठीक है, अगर मान लो मर आ गया तो क्या अगली मीटिंग का चेयरमैन के लिए कब तक इंतजार करेंगे, तो डायरेक्टर से भी साइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये एक बहुत ही बड़ा पावर है। एक्चुअली चेयरमैन के पास दो पावर है अगर ढंग से देखा जाए तो, चेयरमैन के पास दो पावर, ठीक है, अगर ढंग से देखा जाए तो द चेयरमैन हैज टू पावर्स। एक तो चेयरमैन के पास सबसे बड़ी पावर ये है, ठीक है, कि वो कास्टिंग वोट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो इसमें भी अगर आप एक चीज नोटिस करो कि कास्टिंग वोट वाली जो प्रॉब्लम है, मतलब पावर है, वो तो तब आती है जब आपका मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हुआ कि दोनों कॉमन हो गए। बट हम आपको एक दूसरी पावर बताते हैं, इनके पास एक पावर है जिस पावर को आप बोलते हो, ठीक है, द पावर टू वेदर टू इंक्लूड समथिंग और वेदर टू नॉट टू इंक्लूड समथिंग। मतलब ही हैज द पावर कि अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसा मैटर है, ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर है जो मैटर क्या है, जो मैटर डेट्रीमेंटल है, डिफेमेटरी है, ठीक है, या वो मैटर ऐसा है जिसको इंक्लूड करने से, जिसको इंक्लूड करने से मतलब कंपनी की इमेज पर हार्म होगा, ठीक है, तो या इमटेरियल है वो मैटर, तो वो चाहे तो उसको हटा सकता है from the minutes day book. He has that power to remove it from the minutes day book if the matter is did. D से defamatory, I से irrelevant, D से detrimental, DID, Dance India Dance. Next, अच्छा मिनट्स डे बुक जो भी है वो ट्रू एंड फेयर होंगी। सीएच जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटेरियल ऑडिट का एक पार्ट होता है कि वो देखे कि मिनट्स डे बुक प्रॉपर्ली प्रिपेयर हुई है कि नहीं। कंपनी को इस केस में 25,000 की पेनल्टी लगेगी, ऑफिसर को 5,000 की, अगर मिनट्स डे बुक प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, उसके साथ टेम्परिंग हुई है। मानो अगर फाड़ने उड़ने वाली बात है ना, टेम्परिंग में तो बेटा जेल भी होगी तुमको, 2 साल की जेल, मिनिमम 25 मैक्सिमम 1। अब देखो सर, कंपनी तो टेम्परिंग करेगी नहीं, कंपनी टेम्परिंग तो तुम ही ने की होगी, तो ये ऑफिसर रिलेटेड ही है कि ऑफिसर 2 साल के लिए जेल जाएगा, मिनिमम 25,000 मैक्सिमम में 1 लाख। लेकिन मान लो अगर कोई और रिलेटेबल गलती हो गई रिलेटेड टू मिनट्स डे बुक, अ गलती कैन बी एज सिंपल एज कि आपने मिनट्स डे बुक सबमिट ही नहीं किया टाइम से, 30 डेज में देनी होती है ना, आपने 30 डेज में सबमिट ही नहीं किया, इट्स अ प्रॉब्लम लाइक दैट। तो उस केस में आपको सिर्फ पेनल्टी लगेगी 25,000 कंपनी को, 5,000 ऑफिसर को। लेकिन अगर टेम्परिंग की, 2 पन्ने फटे हुए, तो उस केस में जेल भी होगी, फाइन भी मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 1 लाख। फिर आई बात सर इंस्पेक्शन की। मिनट्स डे बुक की इंस्पेक्शन अलाउड है बाय द कंपनी, एटलीस्ट 2 आवर्स एवरी डे आप इनको इंस्पेक्ट कर सकते हो। मेंबर्स हार्ड कॉपी भी मांग सकते हैं, कब, जब से मेंबर ने मांगा है 7 दिन के अंदर। अगर आपको याद हो, यही 7 दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को अपडेट करने के भी होते हैं, तो 7 दिन में कंपनी को इसको सप्लाई करना है। हर पेज का 10 रुपए लेगी, तो प्रिंटिंग चार्ज लक्ष्मी नगर वाला लगा रही है कंपनी, 10 रुपए प्रिंटिंग पेज लगेंगे हार्ड कॉपी मेंबर से, सॉफ्ट कॉपी फ्री है, ठीक है, 2 घंटा इंस्पेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज अलाउड। अच्छा, ये मिनट्स डे बुक को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं अगर आप लिस्टेड कंपनी है या आपके पास 1,000 से ज्यादा मेंबर है, ठीक है, और इसमें आपकी मिनट्स डे बुक पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर तक इंस्पेक्ट हो सकती है। ये कुछ सिमिलर नहीं है सेक्शन 131 की तरह, जहां पर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खुद से रीओपन करवा सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आप 3 साल पीछे तक जा सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने खुलवाया वो 5 साल तक जा सकते हैं। इनफैक्ट वो तो 8 से ज्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना किसको अलाउड है, लिस्टेड कंपनी को। अगर कोई कंपनी है जिसके 1,000 से ज्यादा मेंबर है, तो अगर 1,000 से कम मेंबर है मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉनिक का मेरे पास चॉइस नहीं है, उस केस में हमको फिजिकल ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर हम क्या इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हैं इवन इफ मेरे अगर 1,000 से कम मेंबर है? हाँ बना सकते हो, लेकिन इनके लिए तो मैंडेटरी है कि इनको तो करना ही करना। तो यहां पर ना आपका वो खत्म हो जाता है प्री रेक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग, और अब सीधा मीटिंग की डायरेक्टरी में घुसते हैं। जैसे सबसे पहले आया सेक्शन नंबर 96, 9 और 6 है। पहला मीटिंग जो है कंपनी का वो 9 मंथ्स में करना है, और उसके बाद वाला 6 मंथ्स में करना है, इसीलिए सेक्शन 96 है। पहला वाला 9 मंथ्स में करना है, दूसरा वाला 6 मंथ्स में करना है। अच्छा, पहले वाले एजीएम को आरओसी एक्सटेंड नहीं कर सकता, कोई पावर नहीं है।
लेकिन दूसरे वाले एजीएम को वो एक्सटेंड कर सकता है 3 मंथ से, मतलब 9 तक जा सकता है। 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर यहां फर्स्ट वाले का 9 मंथ्स देखो तो भी 12 तारीख आएगी, और एक्सटेंशन के साथ देखो तो भी 31 दिसंबर की 12 तारीख आएगी। मतलब दोनों के बीच में अगर आप गैप देखो तो 12 महीने का ही होगा। यही रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स में होता है विदाउट एनी एक्सटेंशन, सब्सिक्वेंट एजीएम 6 महीना में होगा, जिसको 3 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है आरओसी द्वारा रीजंस देने पर, जिससे दो एजीएम के बीच में कभी भी 15 महीना से ज्यादा का गैप ना हो। टाइम क्या होगा? सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। नेशनल हॉलीडे पे आप नहीं रख सकते। प्लेस ऑफ मीटिंग क्या होगा? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या दूसरी जगह भी रख सकते हो, लेकिन आपके 1/10 ऑफ द मेंबर उस एरिया में रहते होने चाहिए। ठीक है। 97। अब क्या हो रहा है? 97 में कंपनी एजीएम नहीं बुला रही तो ट्राइब्यूनल एजीएम बुला सकता है इफ कंपनी फेल्स, और उस केस में अगर एक भी मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट है वो वैलिड कोरम होगा। मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी को ईजीएम बुलाने के लिए, उनके पास कोई मैटर है डिस्कशन का, कंपनी मान ही नहीं रही तो ट्राइब्यूनल ईजीएम बुला सकता है। और इसमें भी एक मेंबर भी अगर आया, मतलब मान लो पहली फर्स्ट डे मीटिंग हुई, मेंबर नहीं आए, अडजर्न हुई मीटिंग, अडजर्न मीटिंग में भी बेशरम लोग नहीं आए, तो वैसे केस में अगर एक ही मेंबर है तो वही वैलिड कोरम हो जाता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल बार बार वेट थोड़ी ना करेगा। अच्छा, अब अगर 96 में कंपनी नहीं की मीटिंग टाइम पीरियड में, 97 में ट्राइब्यूनल ने बोला फिर भी नहीं किया, 98 में ट्राइब्यूनल ने भी नहीं किया, पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपया फाइन प्लस 5000 पर डे, 500 नहीं 5000 पर डे, वन टाइम 1 लाख प्लस 5000 पर डे एक्स्ट्रा। अब आया ईजीएम। सर मेंबर्स के पास ये पावर है कि वो ईजीएम बुला सकते हैं अंडर सेक्शन 100, लेकिन कोई भी मेंबर नहीं, थोड़ी पावर होनी चाहिए। अगर कंपनी विथ शेयर कैपिटल है तो वो मेंबर जो एटलीस्ट 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, या अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, इतने लोगों को करना है। अब देखो सर ये पूरा प्रोसीडियर हमने आपको एक एग्जांपल से समझाया। पूजो और वनिन दो शेयर होल्डर है जो मिला के 15% कंपनी का होल्ड करते हैं। उन्होंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया मीटिंग होल्ड करने के लिए। रिक्वेस्ट में रीजन भी लिखा है। क्या रीजन लिखा है? कि डायरेक्टर को काम से निकालना है, इज कमिटिंग फ्रॉड। रीजन कोई भी वैलिड हो सकता है। कंपनी ने मान लो डिनाई कर दिया, ठीक है, उस केस में वो ट्राइब्यूनल को पूछेंगे अंडर सेक्शन 98 की प्लीज कर दो, ठीक है। या तो ट्राइब्यूनल कर देगा 98 या वो लोग खुद मीटिंग बुला लेंगे, और मीटिंग के जो भी एक्सपेंस होंगे वो कंपनी से रिकवर करेंगे। मान लो कंपनी रेडी हो गई मीटिंग के लिए, तो कंपनी एक लिस्ट बनाएगी मेंबर की 21 दिन के अंदर अंदर, और कंपनी को वो मीटिंग होल्ड करानी है विद इन 45 डेज। अगर मीटिंग 45 डेज के अंदर नहीं हुई तो जो कंपनी के मेंबर जो मीटिंग चाह रहे थे उनको रिक्वेस्ट से 3 महीना के अंदर मीटिंग होल्ड कर लेनी चाहिए। हम तो बोलते हैं कर लो, जो भी खर्चा होगा वो कंपनी से ले लेना। मान लो आज क्या तारीख है? 6 अप्रैल। हमने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं की, मेरे पास 3 महीना है, ठीक है, मेरे पास 3 महीना है, ठीक है, मेरे पास 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स मतलब कहां से? जब से मैंने आपको सेंड किया तब से मेरे पास 3 मंथ्स है, मतलब अप्रैल से मई जून जुलाई, 6 जुलाई, मेरे पास 6 जुलाई तक का टाइम है। हम 6 जुलाई तक के टाइम में कभी भी जब भी चाहे तो हम उसको बुला सकते हैं, जब मेरा मन चाहे, 6 जुलाई तक के पीरियड में, कि 6 जुलाई के पीरियड में हम कभी भी इस मीटिंग को होल्ड कर सकते हैं। तो पहले हम ट्राई करेंगे कंपनी को समझाने का, कंपनी नहीं मानी तो हम ट्राई करेंगे मेंबर्स को समझाने का, ठीक है, और मेंबर्स को समझा के हम खुद रख लेंगे, या तो हम, मेरे पास एक और चॉइस है, आई कैन इवन गो टू द ट्राइब्यूनल, भैया हम ट्राइब्यूनल से भी बात कर सकते हैं, ये कोई नहीं मांग रहा तो ट्राइब्यूनल से बात कर लो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है
अभी यहां पर हमने सिर्फ मीटिंग की बात की। लेट्स से अब हम एक टॉपिक रिलेट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से, ऑडिट एंड ऑडिटर्स से। उसमें एक टॉपिक है कि ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, इफ द मेंबर्स बाय अ नोटिस वांट टू रिमूव द ऑडिटर। अब सुन लो मेरी बात, 111 सेक्शन के अंदर मेंबर्स कंपनी को अपील कर सकते हैं कि आप एक रेजोल्यूशन पास करवाइए। मीटिंग 100 की अलग चीज है, उस मीटिंग में रेजोल्यूशन नहीं। अपने एजीएम में हम लोग अपील कर सकते हैं कंपनी से कि कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करवाए, ठीक है। बट ये रिक्वेस्ट या अपील करने के लिए अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो हम कंपनी के 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड करने चाहिए, या अगर वोटिंग पावर है तो 1/10 वोटिंग पावर होल्ड करनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट साइन करके कंपनी को देंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट कर देंगे। ये कंपनी पढ़ के रेजोल्यूशन एजीएम में पास करा देगी, लेकिन वहां पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि आई हैव टू डिपॉजिट इट विद इन 6 वीक्स बिफोर, अंडर सेक्शन 115, अंडर सेक्शन 111 सॉरी, एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर। मतलब बेसिकली क्या है, मान लो आज 6 अप्रैल है, ठीक है, हम लोग को मीटिंग हेल्ड करना है, वो मीटिंग वाले टॉपिक अलग चीज है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये उसके बाद आता है तो सेम मत समझ लेना। और आज ही 6 अप्रैल है, हम चाहते हैं कि जब कंपनी का एजीएम हो साल के एंड के 6 महीना बाद, उसमें कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करवाए हमारे लिए कि द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। That the retiring auditor shall not be reappointed. तो उस केस में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं करना। तो वैसे केस में हम चाह सकते हैं कि हमको वो नोटिस 6 हफ्ता पहले कंपनी को डिपॉजिट करना है, तभी एजीएम में उसके रिलेटेड रेजोल्यूशन पास होगा, वरना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, अगला पोस्टल बैलेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पोस्टल बैलेट या तो पोस्ट से हो सकता है या ईमेल से। इसका मतलब होता है वोटिंग आपसे लेना बिना आपको मीटिंग में बुलाए, आपको वोट कास्ट करने की फैसिलिटी देना, ठीक है। अगर आपने बैलेट पर वोट कर दिया, आप वापस मीटिंग में आके वोट नहीं कर सकते। व्हाट आर द केसेस इन विच पोस्टल बैलेट इज यूज्ड? क्या वो केसेस हैं? ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, change in registered office, issue of DVR, variation of shareholder right, buyback, election of small ये देखो मैंने लिखा CFI में, small shareholder director, sale of business, loans and guarantee। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये जो मैंने लिखा ना, ये जो केसेस हैं, ये पोस्टल बैलेट का यूज बता रहे हैं। इन केसेस में कंपलसरी है कि पोस्टल बैलेट यूज करना है। ये एग्जाम में पूछ सकता है एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द केसेस इन विच द पोस्टल बैलेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कंपनी अगर पोस्टल बैलेट कर रही है तो पहले उसको पब्लिक में एक नोटिस देनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में कि भैया पोस्टल बैलेट हो रहा है, और इस चीज को वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। ये जो नोटिस दे रही है कंपनी, एटलीस्ट 5 दिन प्रायर बताना है। 3 दिन प्रायर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है, 3 दिन प्रायर नोटिस ऑफ मीटिंग आता है, 5 दिन प्रायर आपका एडवर्टीजमेंट आता है, पब्लिक नोटिस ये वाला पोस्टल बैलेट, 15 दिन से 30 दिन राइट शेयर्स का ऑफर रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें याद करने की है, मैं एक साथ में बता दिया तो आपको रिफ्रेश हो गया, ठीक है। आइए, अब इसमें सर एक और चीज याद रखना है, जब कंपनी को वोट्स मिलते हैं ना, तो ये कंपनी वाले नहीं चेक करते, कंपनी एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करता है।
ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट आदमी होता है जो वोटिंग प्रोसेस को देखने के लिए आता है। अब ये स्क्रूटिनाइजर पूरा रजिस्टर मेंटेन करता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी मैनुअली भी, कि भैया क्या हुआ है वोटिंग का नजरिया, कितने लोगों ने फॉर दिया, कितने लोगों ने नेस दिया। रजिस्टर मेंटेन करता है, नाम उनका, किसके किसके वोट गिने ही नहीं गए, क्योंकि वोटिंग पेपर पर, ये पुराने जमाने में होता था, बैलेट पेपर पर जो लिखा है वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और दो विटनेसेस के सामने बैलेट पेपर क्या है, डब्बा है, डब्बा के ऊपर गड्ढा है, उसमें पेपर डालना। पुराने जमाने में वोटिंग ऐसे ही होती थी, इलेक्शन भी ऐसे ही होते थे। आज के जमाने में वही चीज बाय पोस्ट और ईमेल हो रही है। अब दो स्क्रूटिनाइजर दो विटनेसेस के सामने उस बॉक्स को ओपन करेगा। वी आर स्टिल अज्यूमिंग कि एक्चुअली में ये एक डब्बा है। इलेक्ट्रॉनिकली आजकल ये सब चीजें कैसे क्या होता है, स्क्रूटिनाइजर पीछे अपने में, अब उसने आपको जैसे केबीसी में बटन दिया एबीसी दबाने के लिए, एबीसीडी, आपने बटन दबाया, जहां हुआ ऑडियंस पोल दिखा दिया, ये ऑडियंस पोल ही है एक तरीके से। तो दो विटनेसेस के सामने वो बॉक्स खोलता है, पोल के रिजल्ट्स देखता है। पोल के रिजल्ट उसको चेयरमैन को बताना है, पोलिंग खत्म होने से 7 दिन के अंदर वो रिजल्ट को वेबसाइट ऑफ द कंपनी पर प्रेजेंट किया जाता है विद द स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट। एक सेक्शन आता है 121 जो स्पेसिफिकली सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के लिए है, जहां पर एक लिस्टेड एंटिटी को एजीएम खत्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर एजीएम की रिपोर्ट देनी पड़ती है, साइन बाय 2 डायरेक्टर्स एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी, विच इज बेसिकली कॉमन सील अंडर एमजीटी 15। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। और इसके ऊपर आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 21 भी है। क्वेश्चन 21 स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन 21 स्टडी मटेरियल, इधर सेक्शन 121, ठीक है। द रिपोर्ट शैल बी सेंट टू द आरओसी इन 30 days ऑफ द एंड ऑफ द एजीएम एमजीटी 15। इफ नॉट डन, कंपनी को 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, 500 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर को 25,000 की पेनल्टी लगेगी, 500 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। इधर 2551, इधर 155, ठीक है। कंपनी का पेनल्टी तुम देखो मैक्सिमम हमेशा ज्यादा होगा, पर डे पर दोनों सेम होते हैं, और 1 टाइम में भी कंपनी 5 मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा 4 टाइम्स होता है बेसिकली। यहां देखो 4 टाइम्स है, ऑफिसर का 4 टाइम्स कंपनी है, और यहां पर मैक्सिमम में 5 टाइम्स है। और लिस्टेड कंपनी भी देखो तुम, अगर 1 2 3 1 to 1 ऐड करोगे तो 4 आ रहा है, तो 4 गुना पेनल्टी है। और ये सेक्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए, ठीक है। एजीएम खत्म हुआ, ठीक है, 30 सितंबर, 30 दिन लो, 30 अक्टूबर तक एमजीटी 15 पे रिपोर्ट बना के सबमिट कर दो। मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ, क्या चीजें हुई, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। विद दिस वी एंड योर चैप्टर नंबर 7। थैंक यू सो मच गाइस। अब आएगा, अब नेक्स्ट लाइव सेशन में वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11 विच इज फॉरेन कंपनी। चैप्टर 11 फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी जो न्यूली पेपर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, बाय बाय। और यार एक चीज याद रखो यार, सुनो, एक चीज याद रखो, फाउंडेशन के नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। आपने भी हमसे पढ़ा था, आज आप इंटर में भी पढ़ रहे हो। अपने छोटे बच्चों से गलती मत होने देना कि उनको गलत सलत जगह भेज दो। आज बड़े होने के आपका काम है मार्गदर्शन करना, भटकाना नहीं। सही जगह उनको भेजो जिससे वो आपको बाद में बोल सके हाँ कि ये भैया ने। अरे दुआ जब किसी की मिलती है ना तो एब्सेंट माइंडेडली काम करती। आज किसी ना किसी की दुआ हमको लगी है तभी तो यहाँ तक पहुंचे। तुम बच्चों की तो दुआ लगी, या तुम्हारे मम्मी पापा की लगी होगी, या तो आपके मम्मी पापा की लगी है, या किसी की दादी की लगी है, किसी की मामी की लगी है, किसी की परदादी की लगी है, जो हम यहाँ तक पहुंचे। बस दुआ का ही खेल है। तो किसी के लिए कुछ अच्छा करो जिससे वो तुम्हारे लिए प्रे करे कि तुम भी अच्छी जगह पहुंच सको। तो मार्गदर्शन करो, भटकाओ मत, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। पसंद आया हो तो नीचे कमेंट जरूर लिखना। बीच बीच में निकल के इवेंट से घर भाग भाग के आके हमने रिकॉर्ड किया, बट आपका क्लास हो गया, आई एम हैप्पी।